हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। चलिए आज शुरू करते हैं आपका जो चैप्टर 4 हिस्ट्री में है, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म का पार्ट 1 हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कशन किया था कि कैसे जंगल का समाज और जंगल के समाज में कैसे ब्रिटिशर्स ने कैसे धीरे धीरे इसको कंट्रोल किया, किस तरीके से यहाँ के फॉरेस्ट बड़े लेवल पे कटिंग किए गए और पूरे वर्ल्ड में हमने एक स्केल दिखाया था आपको कि 1700 से लेकर 1995 के बीच में किस तरह से वे फॉरेस्ट बहुत बुरे लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से काट दिए गए और फिर नई नई प्लेसेस निकाले गए। ओके, तो ये है आपका फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म पार्ट नंबर 2। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत ही नॉलेजफुल है। तो आप लोगों को अगर पार्ट 1 हमने कर लिया था और पार्ट 2 अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर पार्ट 2 में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप पार्ट 1 ज़रूर देखें। पार्ट 1 से आपको समझ में आएगा कि कैसे हमने पार्ट 1 में बताया कि जो चीज़ें बनती हैं वो ज़्यादातर जो है ट्रीज़ से बनती हैं और जो फॉरेस्ट पीपल्स होते हैं, ट्राइबल पीपल्स होते हैं मेनली, वो किस तरह की चीज़ें जंगल से कलेक्ट करके लेके आते हैं। जो हमने पिछली बार डिस्कशन किया था, जैसे ये यहाँ दिखा रखे गम वगैरह है, हनी, टी, कॉफ़ी वगैरह ये सब लेकर आते हैं और कैसे इनको ये लोग फिर यूज़ करते हैं। ओके, अब आज हम पार्ट नंबर 2 में और पार्ट 1 में हमने ये भी देखा था कि कैसे क्यों डिफॉरेस्टेशन इतने बड़े लेवल पे कर दिया गया। जैसे फर्स्ट रीजन में हमने देखा कि लैंड्स को इम्प्रूव किया जा रहा था एग्रीकल्चर के लिए, जो है क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी पूरे वर्ल्ड की, तो उसके लिए लैंड्स को इम्प्रूव किया जा रहा था। इसमें कुछ रीज़न हमने बताए 1600 के लगभग जब बड़े लेवल पे इंडिया के अंदर जो है फॉरेस्ट की कटिंग हुई, तो उसके कुछ रीज़न दे रहा है। जैसे फर्स्ट रीज़न इसने ये दिया, आपको बताया था मैंने कि ब्रिटिश डायरेक्टली यहाँ पर लोगों को इंक्रेज कर रहे थे। ये पिक्चर भी हमने पिछली बार डिस्क्राइब कर ली थी, पिछली बार इसके बारे में नॉलेज इकट्ठी कर ली थी, जिसे जॉन डॉसन ने तैयार किया। लाकोटा ट्राइब्स नॉर्थ अमेरिकन प्लेन के आसपास ये लोग थे और यहाँ पर जो बाइसन जो दिख रहे हैं आपको, ये बाइसन, इनका बड़े लेवल पे हंटिंग हुआ और ये मान के चलो कि 1860s तक ये जो बहुत बड़े लेवल पे बाइसन्स मार दिए गए थे। ओके, तो रीज़न हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों भारत से, इंडिया से जंगल काट दिए गए। तो पहला रीज़न हमारे सामने आया था, लैंड्स को इम्प्रूव किया जा रहा था। ओके, और नई प्रकार की कैश क्रॉप का भी अब ये लोग नई प्रकार की कॉमर्शियल क्रॉप को भी अभी डेवलप करने लग रहे थे। देखो हमने पिछली बार पढ़ा था कि कॉमर्शियल क्रॉप को डेवलप करेंगे, इसीलिए न्यू लैंड्स या न्यू एरिया क्लियर किए जा रहे थे। ओके, तो ये हमने समझ लिया था। अब आज की इस वीडियो में, सेकंड वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने दूसरा रीज़न, यानी कि इंडिया में फॉरेस्ट की बड़े लेवल पे कटिंग हुई तो उसका दूसरा बड़ा रीज़न क्या था, स्लीपर्स। स्लीपर क्या होते हैं? स्लीपर यहाँ दिखाया हुआ, देखो इसका एक यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं। स्लीपर्स के बारे में यहाँ बताया हुआ है कि स्लीपर्स क्या है एक्चुअल में। ये वुडन प्लैंक होते थे, जैसे रेल की पटरियाँ, ऐसे रेल की पटरी है तो रेल की पटरियों के ऊपर रेल की पटरियाँ जो बनाई जाती हैं, उनके ऊपर ट्रेन्स वगैरह निकालते हैं, तो उनके लिए कुछ लकड़ी के इस तरह के स्लीपर्स बनाए जाते थे ताकि रेल की पटरियों के ऊपर कैचमेंट्स बिठाई जा सके। इस तरह के रेल के स्लीपर होते थे और उन पे फिर कंक्रीट वगैरह डालकर जो है उसको भर दिया जाता ताकि रेल की जब लाइनें इनके ऊपर डाली जाएं, जैसे रेल की लाइनें इनके ऊपर डाली जाएंगी, तो ये स्लीपर जो है वो रेल की पटरियों पर, यानी कि रेल की लाइन, जैसे ये रेल की लाइन डाल दी है, ट्रेन के लिए जो लोहे की लाइन डाली गई है, तो इसके ऊपर ये कैचमेंट बना सके पूरी तरह से। तो ये क्या होता था, इसीलिए तैयार किए जाते थे, ऐसे कैचमेंट बना देते थे इनके ऊपर, तो ये पटरियाँ हिलती नहीं थी। ठीक है, ओके, तो इसीलिए स्लीपर तैयार किए जा रहे थे। जैसे कि दिखाया गया है कि स्लीपर रेलवे के लिए तैयार किए गए, रेलवे ट्रैक के लिए तैयार किए गए, ताकि वो जो ट्रैक्स हैं, जो आयरन ट्रैक्स होते हैं, उन ट्रैक्स को ये होल्ड कर सके, उनको अपनी पोजीशन से हिलने ना दे। तो इसीलिए जंगल के आजकल क्या होता है आपको बताइए, आजकल तो कंक्रीट की स्लीपर्स बनाए जाते हैं, जैसे कंक्रीट के स्लीपर बनाते हैं, फिर उन कंक्रीट के स्लीपर्स पर फिर क्या है, रेलवे पटरियाँ डाल दी जाती हैं। आज तो अलग सिस्टम है, लेकिन पहले थोड़ा अलग होता था। तो दूसरा बड़ा रीज़न कि फॉरेस्ट क्यों यहाँ से काट दिए गए, तो स्लीपर्स
बनाने के लिए। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया गया फोटो में आपको कि यहाँ बड़े लेवल पे ट्रीज़ काटे गए हैं और साल ट्री को कटिंग किया है इन्होंने और स्लीपर बनाए जा रहे हैं। सिंहभूम का फॉरेस्ट यानी कि छोटा नागपुर प्लाटू एरिया जो है वहाँ सिंहभूम एरिया से ये जंगल काटे जा रहे हैं। ये मई 1897 के आसपास की यह सीन दिखाया गया है। ओके, तो अब देखिए आदिवासी पीपल्स को ही काम पे लगाया जाता तो वर हायर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उन्हीं को काम पे लगाया जाता ताकि वो ट्री काट सकें। आदिवासी पीपल बहुत जल्दी और काफ़ी एफिशिएंसी में ट्रीज़ को काट सकते थे। ओके, और स्मूथ प्लैंक बनाए जाते थे ताकि ये ठीक है, ताकि जो है स्मूथ प्लैंक बनाकर उनको यूज़ किया जाए। ओके, विच सर्व एज ए स्लीपर, जिनको स्लीपर्स के रूप में यूज़ किया गया और वो बाद में रेलवे के लिए काफ़ी काम आया। उसी टाइम में दे वर नॉट अलाउड टू कट द ट्री टू बिल्ड देयर ओन हाउस। कमाल की बात है, आदिवासी पीपल्स को उन्होंने काम पे लगाया, लेकिन काम पे लगाने के बाद उनसे ट्री कटवाए, लेकिन आदिवासी पीपल को जंगल में लकड़ियाँ काटने का अलाउड नहीं होता था। तो कितना अजीब लगता होगा कि हम ही से ये लोग जंगल में लकड़ियाँ कटवा रहे हैं और हमें ही अपने घर ले जाने के लिए लकड़ियाँ यहाँ नहीं हैं। तो इसीलिए शायद जो फॉरेस्ट पीपल थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुए कि ऐसा नहीं चलेगा, हमारी लैंड आप लोग फॉरेनर्स और हमारे यहाँ पर हमारे पेड़ों को काट रहे हो, हमें लेबर के रूप में यूज़ कर रहे हो और हमें ही जंगलों में जाने का अलाउड नहीं है। तो ये बड़ा अजीब था उस टाइम। ठीक है, ओके, तो अब नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कैसे इन स्लीपर्स को फिर इकट्ठा करवा के, देखिए स्लीपर्स को यहाँ यूज़ करके ये लोग किस तरह से जो है आगे इनको भेज रहे हैं। ओके, तो देखिए बैम्बू राफ्टिंग यहाँ शुरू की गई है। बैम्बू राफ्टिंग यहाँ लगाकर जो है ये मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है फ्लोटिंग ड्रान बाई कसोलोंग रिवर चितोंग हिल्स ट्रैक पर ये लगाई गई हैं। ओके, बैम्बू को कटिंग करके यहाँ इन्होंने बड़े लेवल पे इसको यूज़ करना शुरू किया। एक नीचे देखिए यहाँ पर एलिफेंट्स का यूज़ किया जा रहा है ताकि ये लोग जो है टिम्बर्स को इधर उधर जो है लोड कर सकें। ये देखिए किसी एरिया में ये जो एक बहुत कोई मैं ये कहूँ कि भाई ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लोडिंग चल रही है। लोडिंग मतलब कि यहाँ पर जहाज़ के अंदर या किसी शिप के अंदर इनको लोड किया जा रहा है। ये देखिए एलिफेंट पाइलिंग स्क्वायर ऑफ टिम्बर्स की जो टिम्बर्स के जो स्क्वायर है उनको ये डालने लग रहे हैं यहाँ पर। ओके, और इससे ये रंगून भेज दी जाएगी। देखिए रंगून के बारे में लिखा रखा है इन यार्ड इन रंगून। कॉलोनियल पीरियड में एलिफेंट्स को बड़े लेवल पे यूज़ किया जाता कि हैवी टिम्बर्स जो है लोड की जा सके, और फॉरेस्ट में इनका बड़े लेवल पे यूज़ होता था। ओके, तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पर पेज के ऊपर में अर्ली 19th सेंचुरी की शुरुआत में इंग्लैंड में तो धीरे धीरे फॉरेस्ट के ट्रीज़ ख़त्म होते चले गए थे। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट जो इंग्लैंड के थे वो ख़त्म हो चुके थे। इट क्रिएटेड प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर रॉयल नेवी। ये इंपीरियल रॉयल नेवी जो इंग्लैंड की नेवी हुआ करती थी उसके लिए फिर लकड़ियों की सप्लाई की ज़रूरत पड़ी। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने अमेरिका और इंडिया को टारगेट किया, और अफ्रीका का भी यही हाल था, अफ्रीका को भी यूज़ किया गया। ओके, तो यहाँ पर इंग्लिश शिप बनाने के लिए बड़े लेवल पे रेगुलर सप्लाई में इनको स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल टिम्बर्स चाहिए थी, तो उन्होंने इंडिया की तरफ फिर रुख किया। ओके, और इंडिया की तरफ आकर वो फॉरेस्ट की कटिंग करने लगे। तो अब इंग्लैंड चाहता था कि वो इंपीरियल रॉयल पावर बने रहे, और इसके लिए उन्हें जहाज़ चाहिए थे और जहाज़ बनाने की लकड़ियाँ चाहिए थी, इसलिए वो लकड़ियाँ इंडिया से काटते चले गए। 1820s के आसपास सर्च पार्टियाँ भेजी जाती थी कि इंडिया में से जो फॉरेस्ट रिसोर्स है उनका एक्सप्लोर किया जाए, ढूंढा जाए, ताकि वो इंग्लैंड की यानी कि ब्रिटेन की जो है जो प्रॉब्लम्स का सोल्व कर सके, और ब्रिटेन के अंदर वो इंडिया से कटिंग करके लकड़ियों को वहाँ पहुँचा सके। तो इसीलिए कुछ दशक में ट्रीज़ बहुत बड़े लेवल पे मैसिव स्केल पे काट दिए गए। वास्ट क्वांटिटी में टिम्बर्स यहाँ से एक्सपोर्ट इंडिया से बाहर कर दी गई। तो ये बहुत बड़ा लेवल था। फिर 1820 के बाद 1850 के आसपास रेलवे का बहुत बड़े लेवल पे वहाँ फैलाव हुआ, और इसी वजह से पेड़ों की यानी कि पेड़ों की जो स्लीपर्स थी उनकी और डिमांड हुई। पेड़ों की डिमांड न केवल शिप्स के लिए हो रही थी, ब्रिटेन के शिप के लिए, बल्कि रेलवे के स्लीपर्स के लिए भी यूज़ किए जा रहे थे। रेलवे वर इसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड। रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट होती थी फॉर द मूवमेंट ऑफ
इंपीरियल ट्रूप्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। तभी क्योंकि रेलवे की वजह से जितना रेलवे का एक्सपेंड होगा उतना ही आप ये मान के चलिए कि ये पावरफुल होते चले जाएंगे। वार टाइम में भी रेलवे की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। ओके, तो अब देखिए आगे, इसीलिए फिर धीरे धीरे जंगल इंडिया से साफ कर दिए गए। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोकोमोटिव्स यानी कि जो रेल के इंजन होते हैं उनको चलाने के लिए लकड़ियों के रूप में उनको एक फ्यूल की भी ज़रूरत होती थी। मतलब लकड़ियों को जलाकर कोयला बनाते हैं, सीधा लकड़ियों को भी कई बार लोकोमोटिव के इंजन्स में डाल देते और उससे वो स्टीम बनती और उसका वो यूज़ करते थे। ओके, तो इसीलिए बड़े लेवल पे जो है ट्रैक्स के लिए और फ्यूल के लिए और जो शिप्स के लिए बड़े लेवल पे इंडिया से फॉरेस्ट काट दिए गए। एक अंदाजे के अकॉर्डिंग 1 माइल में मतलब कि 1600 मीटर में यानी कि 1.6 किलोमीटर में लगभग 1760 से लेकर 2000 स्लीपर्स की जरूरत होती थी और एक स्लीपर का साइज अप्रोक्सीमेट 3 मीटर के लगभग होता ही था। ठीक है, अब देखिए आगे 1860 में रेलवे नेटवर्क फिर बड़ा होने लगा, एक्सपेंडेड होने लगा। ये माना जाता है कि 1890 के आसपास आते आते ये 25,500 किलोमीटर के लगभग ट्रैक उस समय बिछाए जा चुके थे। लेकिन ये तो बहुत छोटी सी बात है। 1890 के आसपास सिर्फ 25,500 किलोमीटर के ट्रैक इंडिया में बनाए जा चुके थे। अगर इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में सबसे पहले रेलवे लाइन 1853 में शुरू हुई थी। मुंबई और ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई गई थी। उसके बाद ये 1600 में बता रहा है कि रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड होने लगा और 1890 तक आते आते 25 यानी कि 25,500 किलोमीटर के ट्रैक्स बनाए जा चुके थे। 1946 तक आते आते, जब तक अंग्रेज इंडिया में रहे तब तक आते आते रेलवे का जो है लेंथ, ट्रैक ऑफ लेंथ लगभग बढ़कर कितनी हो गई थी 7,65,000। सोच के देखो कितना बढ़ गया है। और अब अंदाज़ा ये लगाइए आप लोग कि जब 1890 के आसपास 25,500 के लगभग ट्रैक हैं तो कितने लेवल पे स्लीपर्स काट दिए गए होंगे। सिर्फ 1.5 किलोमीटर के लिए 2000 स्लीपर्स की जरूरत पड़ रही है, यानी कि मल्टीप्लाई 3 मीटर यानी कि 6000 मीटर में 6000 स्लीपर्स चाहिए होंगे। ये मान के चलो कि 1.5 किलोमीटर के लगभग रेलवे ट्रैक बिछाने में 2000 स्लीपर 1760 से 2000 स्लीपर लग रहे हैं। तो ये मान के चलो कि जब 25,000 किलोमीटर करने होंगे तो कितने स्लीपर्स, और फिर उससे भी बढ़कर जब ये 7 लाख लगभग हुआ, 7,65,000 के लगभग हुआ तो कितने हाई लेवल पे स्लीपर्स की और पेड़ों की कटिंग, स्लीपर्स को तैयार किया होगा, पेड़ों की कटिंग होगी। मेरे अंदाजन ये बात हुई कि बहुत बड़े लेवल पे जंगल काट दिए गए थे। तो ये दूसरा बड़ा रीज़न आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर लैंड्स को इम्प्रूव करने के साथ साथ स्लीपर्स के लिए भी जंगल काटे गए हैं। ओके, अब देखिए रेलवे ट्रैक जैसे जैसे बढ़ते चले गए इंडिया में वैसे वैसे लार्ज लेवल पे, लार्ज नंबर पे ट्रीज़ को काटा गया बहुत बड़े लेवल पे। और 1850 के आसपास आते आते एक अंदाज़ा दिया गया कि मद्रास प्रेसिडेंसी से अकेले 35,000 ट्रीज़ को कट कर दिया गया था। ये बहुत बड़ी बात थी। और मान के चलोगे अगर ऐसा हाल मद्रास प्रेसिडेंसी में खाली एक ही जगह पर हो रहा है तो बॉम्बे और बंगाल एंड अदर एरियाज़ का क्या होगा। गवर्नमेंट गेव आउट कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट बार बार लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे देती थी और जो है उनसे जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट कटवा लिए जाते थे। ये कॉन्ट्रैक्टर जंगलों में जाते और बहुत बड़े लेवल पे अनडिस्क्रिमिनेट तरीके से ये पेड़ों की कटिंग करते, बहुत बड़े लेवल पे रैकलेसली, और धीरे धीरे फॉरेस्ट रेलवे ट्रैक्स के लिए काटे गए और गायब होते चले गए। मतलब कि फॉरेस्ट पूरे इंडिया से डिसअपीयर हो गई। चलिए अब देखते हैं आगे कि और क्या होगा, क्या रीज़न है और इसके लिए। यहाँ हमने देखा कि एलिफेंट्स कैसे ये स्लीपर्स को जो है ट्रैक पर डाल रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं स्लीपर, यहाँ 3 मीटर के लगभग का स्लीपर है और ये एक आप बड़ा पेड़ आप देख पा रहे हैं जिसको कटिंग करके पूरा तैयार कर दिया गया है। मेरे हिसाब से इसमें 3 से 4 स्लीपर आराम से तैयार हो जाएंगे। ये देखिए ये 3 से 4 स्लीपर यहाँ तैयार हो सकते हैं। ये देखिए 1 स्लीपर, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और नंबर 4। मतलब कि पेड़ों को इस साइज़ में तैयार कर दिया जाता था, उससे 3 से 4 स्लीपर 3-3 मीटर में आराम से बन जाते थे और इस तरह से इनका यूज़ किया जाता हुआ। ओके, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं
कि और क्या है हमारे पास सोर्स इसके लिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ ट्रकों में भर भर के पेड़ों को ले जाया जा रहा है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और इनका यूज़ आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पर, कितने लेवल पे ये जंगल के अंदर पेड़ों की कटिंग करके स्लीपर्स के लिए यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए एक फ़ोटो दिखाई गई फिगर नंबर 6 में। कुछ वुमेन्स हैं जो कि ट्राइबल वुमेन मान लीजिए, ये फ्यूल वुड लकड़ियाँ यानी कि जलाने की लकड़ियाँ लेकर घर पे लौट रही हैं। और ठीक है, और यहाँ ये ट्रक्स जो है कुछ पेड़ों के कटे हुए जो लॉग्स हैं वो लेकर जा रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिसाइड करती है कि इन लॉग्स को जो है, ठीक है, कटिंग करके बिल्डिंग्स बनाने में या रोड्स बनाने में, मतलब वाइड रोड में इनको यूज़ किया जाए। और फॉरेस्ट ट्रैक्स यानी कि इन वुड्स को काट कर ट्रैक्स में या फिर फ्यूल वुड के अकॉर्डिंग उनको यूज़ किया जाए। तो ये इस तरह के आपको इस प्रकार ट्रक्स जो है फॉरेस्ट एरिया में बड़े शहर के लिए निकलते हुए आपको नज़र आते थे उस टाइम में। आज भी यही हाल है कि लगभग बहुत बड़े लेवल पे फॉरेस्ट कटिंग होकर ट्रीज़ की कटिंग करके ये जो ट्रक्स जो है लोडेड करके भेज दिए जाते हैं। लॉगिंग का मतलब है कटे हुए लट्ठे। तो इसमें बिल्कुल क्लियर बात बताई गई है, व्हेन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिसाइड टू टेक अप एन एरिया फॉर लॉगिंग, जब वो डिसाइड करते थे किस एरिया में कटिंग होगी और कहाँ से वुड ब्लॉक्स या वुड लॉगिंग तैयार किए जाएंगे, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स, सबसे पहली बात ये देखी जाती है, डिड वाज बिल्ट वाइड रोड्स एज सो द ट्रक्स कुड इंटर, कि पहले वहाँ तक पहुँचने के लिए रोड्स बनाए जाते ताकि ट्रकों को आसानी से वहाँ तक पहुँचाया जा सके। और कंपेयर दिस टू फॉरेस्ट ट्रैक्स अलोंग पीपल वॉक कलेक्ट फ्यूल वुड एंड द अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कि इससे कंपेयर करना है कि वो देखो एक सिस्टमेटिक ढंग से रोड बनाकर पेड़ों की कटिंग करके ये ले जा रहे हैं। वहाँ जंगल के आदिवासी बेचारे पगडंडियों से जाकर जो है, देखिए यहाँ ये इस फोटो में कि इनकी पगडंडियाँ ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पर पक्के रोड बनाकर जंगल कटिंग हो रही है। तो इस तरह से मतलब आदिवासी पीपल्स की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता था जितना कि ट्रकों में कटिंग करके लोड ले जाकर ये नुकसान करते थे। ओके, अब जरा यहाँ देखिए सोर्स बी में दिखाया गया न्यू लाइन टू बी कंस्ट्रक्टेड इंडस वैली रेलवे। एक नई लाइन रेलवे की इंडस वैली रेलवे के नाम से डेवलप की गई। ये मुल्तान से लेकर शुक्र एरिया तक ये बनाई गई थी और ये 300 माइल्स का एक डिस्टेंस था पूरा, यानी कि मुल्तान और शुक्र के बीच में तैयार की गई थी। और यहाँ अगर 2000 स्लीपर पर माइल के अकॉर्डिंग हम अगर एवरेज लगा के चलें तो ये मान के चलो कि 300 माइल को बनाने के लिए कम से कम 6 लाख यानी कि 6 लाख के लगभग स्लीपर्स की जरूरत पड़ी होगी। और अगर एक बड़ा स्लीपर 10 फीट और 10 इंच का है, ठीक है, या फिर 10 बाई 5 इंच का है, तो ये मान के चलो कि उसमें से 3.5 बिग पीस एक पीस बनाया जाएगा, मतलब 3 फुट का एक, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर जैसे ये इसके 3.5 फुट के ये जो तैयार किए जाएंगे स्लीपर्स के रूप में। तो यही यहाँ पर आपको इलेबोरेट करके बता रहा है कि अगर 3.5 क्यूबिक फीट का एक पीस तैयार किया जाए तो उस हिसाब से करीबन 20 लाख से भी ज़्यादा क्यूबिक फीट्स वहाँ उसमें पेड़ों से तैयार किए जाएंगे और वो फिर यूज़ किए जाएंगे। लोकोमोटिव रेल के इंजन जो थे उनमें भी लकड़ियों का यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल। और इसी हिसाब से एक ट्रेन को दिल्ली निकालने के लिए इसी एवरेज के हिसाब से चले तो हम कि भाई कितने ज़्यादा लकड़ियों की जरूरत पड़ रही है इसमें, तो हम देख सकते हैं कि 1 मंड का मतलब होता है एक मंड में 40 किलो। 1 मंड जो है वो 40 kg के बराबर होता है। तो ये अगर इतने लेवल पे यूज़ किया गया है तो ये मान के चलो कि एक ट्रेन को 1 माइल निकलने के लिए कम से कम 2,90,000 मन की ज़रूरत वहाँ होती होगी। और ये बहुत बड़ी लेवल की डिमांड थी। सोचो इतने बड़े लेवल पे अगर डिमांड है तो डेफिनेटली फॉरेस्ट वहाँ से ख़त्म होते चले जाएंगे। इसको एक बार दोबारा समझ लीजिए, वो सिंपल सी बात है। इंडस वैली रेलवे लाइन का एग्जाम्पल देते हुए उसने बताया कि मुल्तान और शुक्र के बीच में 300 मील की एक रेलवे ट्रैक शुरू किया गया। अगर हम 2000 स्लीपर पर 1.6 किलोमीटर के अकॉर्डिंग देखें या 1 माइल के अकॉर्डिंग देखें तो अब सोचिए कि 6 पर माइल की जरूरत पड़ रही है और अगर 6 लाख के अकॉर्डिंग स्लीपर्स की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर, तो कितने पेड़ काटे गए होंगे, यही आपको समझाया गया यहाँ पे, ठीक है। ओके और बड़े लेवल पे लार्ज नंबर पे अगर फ्यूल की सप्लाई की जरूरत पड़ी है और
ब्रिक बर्निंग करनी पड़े रिक्वायर्ड, तो बहुत बड़े लेवल पे रिक्वायरमेंट हो सकते हैं। द स्लीपर्स वुड हैव टू कम मेनली फॉर द सिंध फॉरेस्ट। इंडस वैली रेलवे लाइन के लिए सिंध फॉरेस्ट से, जंगल से पेड़ काटे जाते। द फ्यूल फ्रॉम तमरिस्क एंड झांद फॉरेस्ट से, सिंध के जो झांद फॉरेस्ट थे वहाँ से लाए जाते और उन्हीं से तैयार किए जाते, और पंजाब से भी फॉरेस्ट कटिंग किया जाता था। ओके, द अदर न्यू लाइन फॉर नॉर्दर्न स्टेट रेलवे फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान, वो लाहौर से मुल्तान के बीच में बनी हुई थी। ओके, ये हिसाब किताब लगाया जाता है कि हाँ करीबन जो है 2 करोड़ और 22 लाख के लगभग मान के चलिए, 22 लाख के लगभग स्लीपर्स की वहाँ ज़रूरत पड़ी होगी, और बहुत बड़े लेवल का कंस्ट्रक्शन था। ये 1923 में बनी एक फॉरेस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही दिखाया गया। और अगर इस लेवल पे जंगल कटे जा रहे हैं तो मान के चलो कि बहुत बड़ी बात होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर भी दिखाया गया कि अगर 1 मील की रेलवे लाइन के लिए इतने स्लीपर्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो जो है 3 से 5 स्लीपर 3 मीटर के लगभग ब्रॉड गेज में आपको ज़रूरत पड़ती है। साइज 3 ट्रीज ये 3 to 5 स्लीपर्स। ओके, तो ये बड़ा लेवल था। ओके, तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखें कि 1 मील की ट्रैक को बनाने के लिए कितनी ज़रूरत पड़ी होगी। ओके, तो ये एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दिया गया कि कैसे कितनी स्पीड से जंगल काटे जा रहे थे। ओके, अब जरा बात करते हैं तीसरा रीजन मतलब कि प्लांटेशन के लिए जंगल काटे गए। तो बड़े लेवल पे नेचुरल फॉरेस्ट साफ कर दिए गए प्लांटेशन लगाने के लिए। वहाँ पर ये प्लांटेशन ज़्यादातर जो जैसे कॉफ़ी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, इन सब की प्लांटेशन होती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जंगल यहाँ पर साफ़ किए गए टू मेक वे फॉर टी एंड कॉफ़ी एंड रबर प्लांटेशन, कि ताकि वहाँ पर उन जंगलों में टी, कॉफ़ी और रबर नई टाइप की कैश क्रॉप वहाँ पर उगाई जा सके, प्लांट उनके उग सकें। यूरोप के अंदर बड़े लेवल पे इन चीज़ों की ज़रूरत थी, इन चीज़ों की डिमांड थी, इसीलिए जैसे टी, रबड़ और कॉफ़ी की बहुत डिमांड थी, इसीलिए जंगलों को साफ करके प्लांटेशन की शुरुआत की गई। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट के ऊपर पूरा अधिकार अपना जमा लिया, और उसके बाद बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने यूरोपियन प्लांटर्स को यहाँ पर आने दिया, और वो बहुत बड़े लेवल पे जंगल यहाँ कटवा देते हैं। दिस एरिया वाज इनक्लोज एंड क्लियर द फॉरेस्ट, इस एरिया को बिल्कुल जो है वहाँ पर रूल बनाकर बंद कर दिया गया ट्राइबल्स के लिए, और यहाँ पर प्लांट लगाए गए टी और कॉफ़ी के। जैसे कॉफ़ी दार्जिलिंग में लगाया गया, ठीक है, दार्जिलिंग में लगाई गई, और जो है आसाम के अंदर जो है टी का कल्टीवेशन किया गया। तो ये बहुत बड़ा था। ये देखिए यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया है, लंदन एंड ग्लासगो टी इम्पोर्टर्स एसोसिएशन। तो सुपर टी यहाँ दिखाया गया, उनका पर पाउंड जो है यहाँ दिखाया गया 2 and 2.5 and 3 पर पाउंड के हिसाब से दिखाया गया। यहाँ पर प्लेजर ब्रांड ट्री, देखिए ये एक एग्जांपल है पूरा, और इसमें जो है बड़े लेवल पे जो है लंदन एंड द लंदन ग्लासगो टी इम्पोर्टर के नाम से ये बड़ी फेमस हुई है। ओके, तो इस तरह से ब्रांड धीरे धीरे बनते चले गए। ये प्लेजर ब्रांड ट्री है जो वहाँ पर काफ़ी फेमस होती थी। बाद में 1920 के आसपास, 1922 के आसपास लिप्टन टी भी बड़ी फेमस हो गई थी। लिप्टन टी जो आज भी आती है, ग्रीन टी के नाम से भी आती है, तो वो बड़ी फेमस हो गई थी। लिप्टन टी के एडवर्टाइजमेंट को प्रिंस ऑर्थर ने किया था। प्रिंस ऑर्थर की फ़ोटो उस पर छाप दी गई थी, जो विक्टोरिया रानी के 3rd सन थे, उनकी फ़ोटो यहाँ लगा दी गई थी। 8th में आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो हमने जाने ये 2 रीज़न आज इस वीडियो में, और दूसरा रीज़न हम देखा रेलवे ट्रैक के बारे में, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, और प्लांटेशन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 बिल्कुल समझ आया होगा अच्छे से, और नहीं आया तो एक बार फिर से इसको ज़रूर देखें, ताकि आपको समझ आए कि क्या करने वाले थे ब्रिटिशर्स। मेनली तो आपको ये समझना है कि डिफॉरेस्टेशन इंडिया में क्यों हुआ, क्या रीज़न थे। फर्स्ट रीज़न लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, दूसरा रीज़न स्लीपर्स के लिए साफ़ किया गया। ओके, और तीसरा जो रीज़न था वो प्लांटेशन, ठीक है, प्लांटेशन के लिए जंगलों को साफ़ किया गया। ओके, तो नेक्स्ट यानी कि पार्ट 3 में हम आगे जानेंगे कि कैसे यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने जंगल साफ़ करके यहाँ पर एक नई टाइप की कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री को शुरू कर दिया था। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानेंगे कैसे यहाँ पर जर्मन एक्सपर्ट डायट्रिस ब्रेंडिस को बुलाया गया, जो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल यानी कि फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बना। ये एक जर्मनी का
जो रिसर्चर था जिसको यहाँ पे बुलाया गया था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं पार्ट नंबर 3 में, ज़रूर देखें। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।